हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जीएसटी की थर्ड क्लास GST.03 और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी। इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास इन द इंटायर जीएसटी कोर्स। और इस क्लास कब स्टार्ट करेंगे, टॉपिक कौन सा है आज टॉपिक होगा हमारा सप्लाई। अगर आपको याद होगा, हमने जब GST.01 फर्स्ट क्लास में बात की थी कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जीएसटी का इंट्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक होगा सप्लाई के बारे में और थर्ड टॉपिक होगा एक्सेप्शंस के बारे में। तो आज हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने फर्स्ट क्लास में भी कहा था आपको, जीएसटी का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड सप्लाई, और हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन जीएसटी। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो मैंने बताया था कि कोई भी टॉपिक अपने को पढ़ना स्टार्ट करना है, अपने को सबसे पहले 3 क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से। ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। अगर इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है आपको, आप वो टॉपिक पूरा कवर कर लोगे। सप्लाई में भी हमें सेम चीज करना है, हमें 3 क्वेश्चन पूछना है खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा सप्लाई क्यों है, सेकेंड क्वेश्चन होगा सप्लाई क्या है, और थर्ड क्वेश्चन होगा सप्लाई कैसे है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। सप्लाई क्यों है दोस्तों, हर टैक्सेशन स्ट्रक्चर में एक टैक्सेबल इवेंट होता है उनका, जो वो इवेंट ट्रिगर होने के बाद वो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है हर टैक्स का। जैसे पहले अपना वैट था, वैट में सेल्स था टैक्सेबल इवेंट, एक्साइज ड्यूटी था, उसमें मैन्युफैक्चरिंग था टैक्सेबल इवेंट। तो हर टैक्स का अपना एक टैक्सेबल इवेंट होता है और वो टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर होने के बाद ही हम बोलेंगे कि ये अब टैक्स इसमें एप्लीकेबल होगा। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है दोस्तों सप्लाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा आपको, हर एक टैक्स का एक टैक्सेबल इवेंट होगा। उसको अपन टैक्सेबल इवेंट इसलिए बोलते हैं कि वो इवेंट ट्रिगर होने के बाद या वो इवेंट अकर होने के बाद उस टैक्स की रिमेनिंग एप्लीकेबिलिटी पे आप फोकस करोगे। अगर वो इवेंट ही ट्रिगर नहीं होता है, द इंटायर टैक्स वोंट बी एप्लीकेबल। क्लियर? मतलब पूरा का पूरा जीएसटी बेस्ड किस पे है, सप्लाई पे। आप सप्लाई करोगे तो ही वो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी सामने आएगी। ठीक है, तो क्या है ये सप्लाई? टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी। हमने पढ़ा क्यों है सप्लाई, क्योंकि सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। सप्लाई ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। दोस्तों एक चीज देखो, जब भी कोई टैक्सेशन अमेंडमेंट या कुछ भी गवर्नमेंट लेके आती है, उनका सोल पर्पस होता है टैक्स का बेस इंक्रीज करना। उनका सोल पर्पस है अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना, और उनका रेवेन्यू का सोर्स क्या है, टैक्सेस। सो वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि कैसे वो टैक्सेस को इंक्रीज करें। तो कुछ भी, कोई भी अमेंडमेंट आप देखोगे, उसका सोल पर्पस होगा कि टैक्स कैसे इंक्रीज करना है। गवर्नमेंट हमेशा अपना टैक्स इंक्रीज करने पे फोकस करेगी। जिस तरह कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहती है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स क्या है, टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सप्लाई को लेके आया। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो। पहले क्या था, एक मान लो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। इसमें सेल भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा था, सर्विसेज भी रेंडर होते, और बहुत सारा है। तो पहले क्या था कि सेल पे एक टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग पे एक टैक्स है, सर्विस पे एक टैक्स है, सब पे अलग अलग है। गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको एक के अंदर ले आया। सप्लाई, आपने एक चीज एक जगह से दूसरे को दी, वो सप्लाई हो गया और हम उस पर टैक्स लगा देंगे। ठीक है, पहले क्या था कि सिलेक्टेड चीजों पे, मान लो एक ये सेल है, एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक सर्विस है, इन सिलेक्टेड चीजों में टैक्सेस था। गवर्नमेंट ने क्या किया, सब पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, और सिलेक्टेड चीजों को निकाल के एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, पहले इंक्लूसिव अप्रोच था कि
आपको ये पूरे सारे एक्टिविटीज में हम 3 चीजों पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है। मतलब आप बेटर वर्ड होगा सेलेक्टिव अप्रोच था, अभी क्या है कलेक्टिव अप्रोच है, हम सब पे टैक्स लगाएंगे, बस ये 3-4 चीज पे नहीं लगाएंगे। पहले क्या था, इन 3-4 चीजों पे ही टैक्स है, बाकियों पे नहीं है। अब क्या है, सब पे टैक्स है, सिर्फ इन 3-4 चीजों में टैक्स नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन है क्यों गवर्नमेंट ने सप्लाई को लेके आया इसमें। उनको अपना टैक्स बेस इंक्रीज करना था, और टैक्स बेस इंक्रीज तभी होगा जब एक्टिविटीज सारी टैक्सेस में कवर हो जाएंगी, राइट। तो ये हुआ, इसमें सेल भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, सर्विसेज भी आ गया, सब आ गया। ये बेसिक रीजन है व्हाई गवर्नमेंट केम अप विद द सप्लाई, ठीक है। वाई का डिफिनेशन मिल गया हमें, क्योंकि सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है, कोई भी टैक्स के लिए एक टैक्सेबल इवेंट चाहिए, राइट। एंड गवर्नमेंट ने टैक्सेबल इवेंट में कंसिडर किया सप्लाई को, दैट्स द रीजन वाई सप्लाई आया जीएसटी में। सप्लाई ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, जो मैंने बताया आपको भी, गवर्नमेंट को अपना टैक्स बेस बढ़ाना होता है। तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बेस कैसे बढ़ाएगी, जब टैक्सेबल इवेंट का बेस बढ़ जाएगा। पहले क्या था, पहले सिलेक्टिव अप्रोच था, मतलब एक एक एक्टिविटी में हम टैक्स लगा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगा रहे थे, सेल्स पे वैट लगा रहे थे, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगा रहे थे, ऐसा सिलेक्टिव अप्रोच था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, कलेक्टिवली सप्लाई बना दिया, उसमें से सिलेक्टेड को एग्जेम्प्ट कर दिया, राइट। गवर्नमेंट ने ये अप्रोच फॉलो किया, ये है रीजन क्यों सप्लाई आया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सप्लाई क्या है, ठीक है। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कैसे, एक बार आपको बता रहा हूं, हम पहले यहां पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या है, कैसे है, पूरी समझ लेंगे अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद एक बार एक्ट को देखेंगे कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है। पहले हम समझेंगे अपनी लैंग्वेज में कि ये चीज क्या है, टॉपिक क्या है, फिर हम देखेंगे एक्ट में क्या लिखा है। एक्ट में क्लास खत्म होने के बाद हम एक्ट को रेफर करेंगे, एक्ट में क्या क्या लिखा है, क्या जो हमने पढ़ा है वही एक्ट में है, सारा एक्ट में कवर हो गया, वो देख लेंगे अपन। उसके बाद अपन देखेंगे कोई एडिशनल सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया है फॉर मोर क्लैरिफिकेशन एनीथिंग, वो हम चैप्टर के लास्ट में कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी हम जब वर्ड पढ़ेंगे, व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई में हम समझेंगे इस क्लास में पहले कि सप्लाई में क्या क्या है क्या नहीं है, वो सब समझ लेंगे। और समझने के बाद हम एक्ट देखेंगे कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कि जो हमने समझा है और जो एक्ट में लिखा हुआ है दोनों बराबर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आप क्लास समझ जाओगे ना, आपको एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्ट देखोगे, आप बोलोगे यहाँ ये सब तो हमने समझ लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन हाउ पे, ठीक है। हाउ पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी चीजें अलग है उसमें। अपन जब हाउ पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा हाउ में क्या है नहीं है, क्या कैसे सप्लाई होगा, सिम कैसे सप्लाई, किस टाइप के सप्लाईज हैं, वो सारे हाउ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं सप्लाई क्या है, राइट। अच्छा, मैं इसके नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं अलग से लिख रहा हूं। दोस्तों जहां भी आपको लगे आपको नोट्स की जरूरत है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आपको जहां भी अपने हिसाब से आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे नोट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई क्या है, चलिए एक बार पढ़ते हैं। सप्लाई के कंडीशंस क्या है, मेन कंडीशंस क्या है किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई बोलने का, ठीक है। मेन 4 कंडीशन है, कोई भी एक्टिविटी को आप सप्लाई कब बोलते हो, जब वो एक्टिविटी 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। पहले मैं 4 कंडीशन पूरा लिख दे रहा हूं, फिर अपन एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या है, ठीक है। सप्लाई शुड बी फॉर consideration, supply should be by a person, supply should be in the course or furtherance of
बिजनेस। देखो दोस्तों, 4 कंडीशन है जिसके सेटिस्फाई होने पे हम बोलेंगे सप्लाई है। ठीक है, अब चारों कंडीशन पढ़ते हैं एक बार। एक चीज याद रखना, जब भी गवर्नमेंट कुछ लेके आती है, ये जो अप्रोच है ये पूरा कलेक्टिव अप्रोच है। हम सप्लाई पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कुछ निकालती है इसमें से, वो पढ़ेंगे, और फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग कुछ चीजें इंक्लूड करती है कि आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना है, ये चीजें आप इंक्लूड कर लो आंख बंद करके। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सप्लाई है या नहीं है, हम बोल रहे हैं आप सप्लाई मानो इसको। ठीक है, तो ये 3 चीजें आती है, राइट। तो अभी हम सप्लाई की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सप्लाई का डेफिनेशन क्या बोलता है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? सप्लाई होनी चाहिए या गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों के साथ में हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब क्या सप्लाई होगा? आप जस्ट इमेजिन करो, गुड्स का सप्लाई क्या होगा? ट्रांसफर, सेल, मैन, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंसिंग, कुछ भी ले लो आप, ये सब एग्जांपल्स हैं जो सप्लाई में कवर हो सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज देखो आप, हमने सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ यहाँ बताया है। गुड्स का डेफिनेशन हमने पहले देखा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है गुड्स का डेफिनेशन क्या है, राइट। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी excluding money securities, including actionable claims or crops attached to the land agreed to sever before supply, all those things वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। आपको अगर डिटेल में डेफिनेशन जानना है गुड्स का, आप वो क्लास में रेफर कर सकते हैं एक बार। तो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, पढ़ने का तरीका ऐसा होगा कि हम जब भी कुछ पढ़ेंगे, एक भी वर्ड लिखेंगे, उस वर्ड के बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें पता करना है। हमने स्टार्ट किया सप्लाई 4 कंडीशन से। एक्ट बोलता है सप्लाई को, किसी एक्टिविटी को सप्लाई बोलने के लिए 4 कंडीशंस मस्ट है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? सप्लाई होनी चाहिए गुड्स, सर्विसेज या दोनों की। तो वर्ड क्या है उसमें? गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के कंप्लीट डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़े। ठीक है, जो हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट क्लास जाइए GST.02, वहां हमने गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशंस पूरे एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो ये कवर हो गया फर्स्ट कंडीशन। हमें पता है गुड्स क्या है, हमें पता है सर्विसेज क्या है, और जब उसका सप्लाई होगा तो हम समझ जाएंगे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? फॉर कंसिडरेशन। हमें पता नहीं कंसिडरेशन का मतलब क्या है। अगर पता भी है तो एक्ट में क्या बोलता है कंसिडरेशन का मतलब, वो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, एक बार मैं खाली देख लेते हैं अपन चारों कंडीशंस, चारों एक्टिविटीज कंडीशंस क्या क्या, फिर अपन एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या है? बाय अ पर्सन। पर्सन क्या है, ये डेफिनेशन पढ़ना है हमें। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस, मतलब बिजनेस के बीच में या बिजनेस के जब चल रहा है उस टाइम पे जो भी एक्टिविटी बिजनेस की रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? बिजनेस किसको बोलेंगे हम? 4 डेफिनेशन है, ये पढ़ना है। ठीक है, अब एक्ट में 1-2 चीज और डाली है इसमें कि मान लो कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कैसा करना है? 2 चीजें ऐड की है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ये क्या होता है? एक्ट ने बोला अगर कुछ चीजें में आपने कंसिडरेशन पे किया है बट वो बिजनेस में नहीं है, दैट मीन्स satisfies condition 2 but not condition 4। क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होगा और फोर्थ अगर नहीं होगा तो भी हम उसको मानेंगे कि वो सप्लाई है, इन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? satisfies condition 2, satisfies condition 4 but not condition 2। Schedule 1
एक्टिविटीज। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, तो हमने स्टेट बता दिया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। सेकेंड केस में क्या है, 3-4 एक्टिविटीज है, तो एक स्केड्यूल बना दिया और उसके अंदर वो चारों एक्टिविटीज डाल दी। अब यहां देखो, सेटिस्फाइज कंडीशन 2 बट नॉट 4। मैंने एक चीज कहा था, एक्ट में जो चीज लिखा है वो तो पढ़ना ही है, जो नहीं लिखा वो भी पढ़ना है, ठीक है। इट सेटिस्फाइज कंडीशन नंबर 2, दैट मीन्स इट ऑल्सो हैज टू सेटिस्फाई 1 and 3. It satisfies condition 4 but not 2. It also has to satisfy 1 and 3. ठीक है, क्लियर। ये एक्ट में लिखा नहीं है कि 1 and 3 से सेटिस्फाई करना है, बट आपको समझना होगा कि एक्ट में लिखा है कि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करना है, फोर्थ नहीं करना है। तो 1 and 3 का क्या, 1 and 3 भी सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि एक्ट में स्पेसिफिकली नो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। नो, हमने सप्लाई के 4 कंडीशन पढ़ लिए हैं। क्या क्या है, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए, या उन दोनों की होंगे तो भी चलेंगे। सप्लाई कंसिडरेशन सप्लाई में होना चाहिए। सप्लाई शुड बी बाय अ पर्सन एंड सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्टिविटी जिसमें कंसिडरेशन रहना चाहिए बट कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो भी चलेगा, कौन सा है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। एक्टिविटी जिसमें कंसीडरेशन नहीं है तो भी चलेगा बट कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, वो क्या है, स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में स्केड्यूल 1। और क्या बोलता है सप्लाई के डेफिनेशन में एक्ट में। उसके बाद आते हैं स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज। नाउ स्केड्यूल 2 क्या बोलता है, अपना दिमाग मत लगाओ आप। इन एक्टिविटीज में जो हम बोल रहे हैं, ये सप्लाई है तो सप्लाई है, गुड्स का है या सर्विसेज का है, वो हम बता रहे हैं आपको। आप आंख बंद करके उसको फॉलो करो। क्या होता है, एक्ट थोड़े एक्टिविटीज में क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक्ट उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्ट्रेट वे आपको लिख के देता है कि इन एक्टिविटीज में आप यही लोगे, ठीक है। इन एक्टिविटीज में आप यही लोगे, आप भूल जाओ ऊपर आपने क्या पढ़ा सप्लाईज में। अगर ये एक्टिविटी है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, आप ये मान के चलो। अब भूल जाओ आपने ऊपर क्या पढ़ा, कंडीशंस छोड़ दो, भूल जाओ। हम डायरेक्टली राइट में एक्ट में लिख के दे रहे हैं, आप ये फॉलो करोगे, ठीक है। क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये सप्लाई है कि नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसको ईज आउट करने के लिए एक्ट स्पेसिफिकली लिख के दे देता है आपको, ठीक है। मैं जनरली इसको बोलता हूं पॉजिटिव लिस्ट। एक्ट आपको नहीं बोलेगा पॉजिटिव लिस्ट, ये मेरा लैंग्वेज है पॉजिटिव लिस्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमें निकाल के दे देता है कि आप इसको यूज कर लो, इसको इंक्लूड करना ही है आपको, कोई चांस नहीं है, आपको दिमाग लगाना नहीं है अपना इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्ट देता है हमें स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या है, अपना दिमाग लगाना नहीं है, इनमें इसको सप्लाई बोलेंगे ही नहीं हम लोग, ठीक है। मैं इसको बोलता हूं नेगेटिव लिस्ट। एक्ट ने क्या बोला, भैया अपना दिमाग मत लगाइए, यहां पे हम आपको स्पेसिफिकली निकाल के दे रहे हैं कि ये नेगेटिव लिस्ट है, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे हम, ठीक है। एक चीज समझो, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, हम 4 कंडीशन पढ़ी हमने। क्या 4 कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेकेंड कंडीशन सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। थर्ड कंडीशन सप्लाई शुड बी बाय अ पर्सन। फोर्थ कंडीशन सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे कंडीशंस, डोंट वरी। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पशन क्या दिया एक्ट ने, कि अगर कोई एक्टिविटी में कंसीडरेशन हमने है बट वो बिजनेस में नहीं है, तो एक्ट ने दिया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इट्स एक्सेप्शन, तो ये बिजनेस में नहीं है बट हम इसको मानेंगे सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज,
कंसिडरेशन है बट बिजनेस में, सॉरी कंसिडरेशन नहीं है बट बिजनेस में है, तो भी हम इसको मानेंगे सप्लाई। ठीक है, से नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4 सेटिस्फाई कर रहा है, वी विल कंसिडर एज सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आ गया हम एक पॉजिटिव लिस्ट, एक नेगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट क्या है? स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज, straight away take it as supply of goods or services, whatever acts is, don't break your head in that। हम बोल रहे हैं सप्लाई है, आप मान लो सप्लाई है, डोंट यूज योर ब्रेन अलॉट इन दैट। स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज, हम बोल रहे हैं सप्लाई नहीं है तो सप्लाई नहीं है, यू डोंट नीड टू गो टू दोज 4 कंडीशन, सेटिस्फाई एंड डू ऑल दोज थिंग्स। स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज, स्ट्रेट अवे सेज डोंट गो टू दोज 4 कंडीशंस, हम जो बोल रहे हैं जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, एक चीज पढ़ते हैं डिटेल में। फर्स्ट क्या बोले अपन, सप्लाई के 4 कंडीशन है। फर्स्ट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दोस्तों आपको पता है गुड्स का डेफिनेशन क्या है, आपको पता है सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मैं लास्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, कुछ नहीं है। और किसी को एग्जांपल देखना है तो यू कैन सेल, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। एनीथिंग जो आ रहा है गुड सर्विसेज में कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब क्या है देखो इसका, मैं यहां पे ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? मैं अभी मान लो आपको क्लास फ्री में दे रहा हूं, अगर मैं फ्री में नहीं दिया होता और अगर मैं बोलता आप एक काम करो, मैंने क्लास रिकॉर्ड की है, आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बोलते ठीक है सर चलो हम लोग परचेज कर लेंगे। आपने परचेज किया और मुझे पेमेंट किया, वो पेमेंट को कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, आपने क्लास परचेज किया, मैं क्लास फ्री में यूट्यूब में दे रहा हूं अभी। ठीक है, मान लो मैं नहीं देता अभी, तो उसको, तो अगर आप लेते और मुझे पेमेंट करते, वो पेमेंट को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं क्लास फ्री में दे रहा हूं, आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, तो मुझे जीएसटी लगेगा? सप्लाई बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है उसमें कंसिडरेशन नहीं है। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको क्लास बता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूं, कुछ पैसे नहीं ले रहा हूं आपसे, और अगर नहीं ले रहा हूं तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। तो मतलब जो मैं क्लास दे रहा हूं आपको भी, ये सप्लाई नहीं है। बट अगर आप मुझे इसी क्लास का पेमेंट दिए होते तो उसको हम सप्लाई बोलते हैं, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन आता है। फर्स्ट चीज देख लो आप, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मैं सर्विस दे रहा हूं तो सप्लाई फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कंडीशन कंसिडरेशन, अगर आप मुझे पैसे दिए होते तो मैं बोलता ये कंसिडरेशन है। ठीक है, वो कंसिडरेशन मैं ले लिया होता, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन क्या है? शुड बी बाय अ पर्सन, यार मैं पर्सन हूं। ठीक है, वो तो आपको भरोसा है, तो वो कवर हो गया। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, टीचिंग इज माई बिजनेस। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया, 4 कंडीशन कवर हो गए, सप्लाई बोल देंगे। अगर मैंने कंसिडरेशन नहीं लिया है आपसे, तो आप कहां चले जाओगे? स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज। अगर मैं वहां कवर्ड हूं तो सर सप्लाई बोलेंगे, वहां कवर्ड नहीं हूं तो सप्लाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, वहां हम लोग देखेंगे क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या है चीजें। राइट, क्लियर। अब पढ़ेंगे कंसिडरेशन क्या होता है। सर आपने तो बोल दिया मैंने पैसे दिए, तो सिर्फ क्या पैसे ही कंसिडरेशन में आएंगे, क्या और कुछ भी कंसिडरेशन में आ सकता है? आइए देखते हैं कंसिडरेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड बाय अ रेसिपिएंट। ठीक है, अब सेम एग्जांपल में देखते हैं। मान लो आपने मेरे से क्लास खरीदी, आपने पेमेंट किसी और को दे दिया, थर्ड पार्टी को पेमेंट दे दिया। ठीक है, आपने क्लास तो मेरे से ली, आपने बात मेरे से की, सब मैं किया, थर्ड पार्टी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो आपने उसको दे दिया। विल दैट बी कॉल्ड अ कंसिडरेशन? नो, कंसिडरेशन सिर्फ रेसिपिएंट के पास ही आना चाहिए। तो सर ये रेसिपिएंट किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मैं बताऊंगा। अभी आप देखो, कंसिडरेशन रेसिपिएंट के पास आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? नाउ 2 कंडीशंस है। कंसिडरेशन या तो मान लो आपने क्या किया, मुझे पैसे कैश दे दिए या अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, और इट्स इन मनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी। तो एक तो ये हो गया,
पेमेंट इन मनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी फॉर सप्लाई। पेमेंट होना चाहिए, या तो पैसे में कर दो, या डिमांड ड्राफ्ट दे दो, या फिर पेमेंट एनीथिंग जो लिक्विड अवेलेबल है, कैश में लिक्विड हो सकता है वो दे दो, एनीथिंग मनी का कोई भी फॉर्म। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मनी का डेफिनेशन, राइट? अगर आप GST.02 में जाओगे, हमने मनी का डेफिनेशन वहां पढ़ा है, वहां आप देख सकते हो मनी का डेफिनेशन क्या है। डायरेक्ट मनी या फिर कोई और मनी का फॉर्म में चले जाए तो भी ठीक है, तो भी चलेगा, ठीक है। पेमेंट इन मनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी फॉर सप्लाई। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है? नेक्स्ट कंडीशन हमारा आ जाएगा monetary value of any act or forbearance of supply। सर ये क्या है, इसका क्या मतलब है? देखिए सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। आपने क्या किया, आपने मेरी क्लास खरीदी, ठीक है। आपने बोला अरे सर की क्लास सब पढ़ लेंगे तो सबको अच्छे नंबर आ जाएंगे। सर आप एक काम करो, आप खाली मुझे अपनी क्लास दो, आपकी क्लास की रेट ऐसे 5,000 है, मैं आपको 10,000 दूंगा, मैं आपको 10,000 दूंगा, बट आप क्लास किसी और को मत देना, ठीक है। आपने क्या बोला? सर आप एक काम करो, आपकी क्लास बहुत अच्छी है, पढ़ लेंगे तो सब पास हो जाएंगे, आप ऐसे क्लास दे रहे हो 5,000 में, मैं आपको 10,000 दूंगा, आप अपनी क्लास किसी और को मत देना, सिर्फ मुझे दो। तो आप क्या कर रहे हो? आप मुझे किसी और को क्लास देने से रोक रहे हो। अगर मैं पैसे लेके दे रहा हूं तो वो सप्लाई होगा, और आप बोल रहे हो कि आप किसी और को मत दो, तो आप मुझे रोक रहे हो किसी और को देने से, ये भी कंसिडरेशन में आ जाएगा। मान लो एक चीज और, आपने क्या किया, आपने बोला सर आप किसी और को क्लास मत दो, सिर्फ मुझे दो, अगर मैं पास हो गया तो मैं आपको ये वो दिस दैट बहुत चीजें लाके दूंगा। नहीं एग्जाम्पल समझो आप खाली, ठीक है, ये बहुत चीजें मैं आपको लाके दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप मुझे कुछ सप्लाई करने से रोक रहे हो, और वो रोकने के लिए आप मुझे कुछ दे रहे हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू। जो भी आप मुझे दोगे उसका मॉनेटरी वैल्यू कितना होगा? आपने क्या किया? फोरबियरेंस ऑफ सप्लाई, मुझे कुछ सप्लाई करने से रोका, ठीक है। समझो कंसीडरेशन के इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है। कंसीडरेशन रेसिपिएंट को मिलना चाहिए, ठीक है। कंसीडरेशन या तो किसी फॉर्म ऑफ मनी में हो, और मनी में नहीं है कुछ और चीज में है, तो उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, और अगर वो कुछ करने से रोकने के लिए है तो उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, कोई सप्लाई को रोकने के लिए। अल्टीमेटली देखो इन लेमैन्स लैंग्वेज, आप कुछ भी मुझे दे रहे हो कुछ चीज के बदले में, दैट्स कॉल्ड कंसीडरेशन। फॉर एग्जांपल मैं कुछ सप्लाई कर रहा हूं, आप मुझे उसके बदले कुछ दे रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसीडरेशन। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। कंसीडरेशन शुड बी अगेंस्ट दैट सप्लाई, कंसीडरेशन उस सप्लाई के लिए होना चाहिए, तो उसको कंसीडरेशन बोलेंगे, ठीक है। मैंने आपको क्लास दी, आपने क्लास ली, बट आप मुझे पैसे कुछ और चीजों के दे रहे हो, तो क्लास का सप्लाई नहीं हुआ, उसको कंसीडरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब कंसीडरेशन और सप्लाई दोनों आपस में आइडेंटिफाई होना चाहिए, दोनों आपस में मिक्स होना चाहिए। कुछ भी चीज, आप कोई भी चीज आप मुझे कंसीडरेशन किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं है पैसे में होनी चाहिए, बट क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग शुड बी देयर, कुछ के लिए कुछ होना चाहिए। ये सप्लाई है, इस सप्लाई के लिए ये कंसीडरेशन, वो मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैचिंग होनी चाहिए। ये कंसीडरेशन ये सप्लाई का है, अगर आप मैच कर पा रहे हो तो आप सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, क्लियर। एक एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। दिस कंसीडरेशन इन दिस केस
गवर्नमेंट एंटिटीज कंसिडर नहीं होते हैं। मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट एंटिटीज आपको कुछ कंसिडरेशन दे रही है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल है सब्सिडी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट subsidy. Any subsidy received from central government or state government will not be considered as a consideration. Exception, ठीक है। Any subsidy received from central government or state government will not be considered as a consideration. Right? एक चीज और एक्ट ने क्लैरिफाई की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला कि आप मुझे डिपॉजिट दे दो, आप मुझे 5,000 दे दो, जब मैं जीएसटी की क्लास बनाऊंगा तो आपको दे दूंगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, मुझे पता है आप मुझे जीएसटी की क्लास दोगे और उसके अगेंस्ट ये सप्लाई है, ठीक है, मैं मैच कर पा रहा हूं तो ठीक है, ये मैं मैच हो रहा है पूरा, सप्लाई बोलेंगे। एक थोड़ा चेंज करता हूं इसको, ठीक है। आपने बोला कि सर मैं मान लो मैं जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 5-6 क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं जीएसटी भी पढ़ा रहा हूँ, इनकम टैक्स भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ। आपने कहा सर एक काम करो, आप ये 5,000 रखो, आप जब भी कुछ नया क्लास बनाओगे तो पहले आप मुझे दोगे, ठीक है। तो यहाँ आपको पता नहीं है सप्लाई कौन सा होगा, सिर्फ डिपॉजिट है मेरे हाथ में, मुझे पता नहीं है कि सप्लाई कौन सा होगा, ठीक है। मैं मैच नहीं कर पा रहा हूं कि सप्लाई कंसिडरेशन तो आ गया पैसा, बट किसके अगेंस्ट मैच होगा मैच नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। फिर से रिपीट करिए, 2 कंडीशंस है। डिपॉजिट्स, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपने बोला मुझे सर आप ये डिपॉजिट ले लो, आप जब भी अपनी फर्स्ट जीएसटी की क्लास बनाओगे आप मुझे दे देना और ये उसका आप डिपॉजिट रख लो। तो आप मुझे पता है कि ये मैं सप्लाई करूंगा और इसका डिपॉजिट है ये मैं कोरिलेट कर पा रहा हूं, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर दिस सप्लाई, ठीक है। उसको हम लोग कंसिडरेशन मानेंगे। डिपॉजिट एंड सप्लाई आर क्लियरली नोन, कंसिडरेशन ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट में क्या है, हमने क्या देखा था, आपने बोला सर ये 5,000 रुपए रखो आप अपने पास, ठीक है। आप जब भी अपनी जो भी क्लास बनाओगे आप पहले मुझे दोगे, ठीक है। मैंने क्लास कोई बनाई नहीं है अभी तक, पता नहीं है क्या सप्लाई करूंगा, आइडिया नहीं है, बट डिपॉजिट दे दिया हाथ में। वो डिपॉजिट किस सप्लाई का है पता नहीं है, ये अभी तक हवा में है, किसी को पता नहीं है, ठीक है। जहां ये पता नहीं है उसको हम बोलेंगे डिपॉजिट सप्लाई क्लियर नहीं है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन, ठीक है। डिपॉजिट एंड सप्लाई आर नॉट कोरिलेटिंग, नो कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ क्लियर। अब देखो आप समझो एक बार हमने कंसिडरेशन में क्या पढ़ा। कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड बाय अ रेसिपिएंट, ठीक है। रेसिपिएंट को पेमेंट मिलना चाहिए पैसे में और एनी अदर फॉर्म और एनीथिंग फॉर ए सप्लाई, ठीक है। या फिर कुछ कोई सप्लाई ना करने का पैसे मिलने चाहिए और कुछ मिला जिसका मॉनेटरी वैल्यू मालूम चल जाए, ठीक है, वो सारा कवर होगा, राइट। कोई मॉनेटरी वैल्यू पता हो, कोई सप्लाई नहीं करना है मुझे। हमने एग्जांपल देखा दोनों साइड में क्या एग्जांपल्स आएंगे वो हमने कवर कर लिए, ठीक है। फिर हम देखा एक्सेप्शंस क्या क्या है। सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आएगी विल नॉट कंसिडर दैट एज कंसिडरेशन। सेकेंड, डिपॉजिट्स वेयर सप्लाई एंड डिपॉजिट्स आर कोरिलेटिंग टू ईच अदर, कंसिडरेशन बोलेंगे। सप्लाई एंड डिपॉजिट आर नॉट कोरिलेटिंग टू ईच अदर, हमें पता नहीं है कि सप्लाई कौन सा है, किस सप्लाई के लिए डिपॉजिट दिया गया है, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। क्लियर। अब कंसिडरेशन में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, उसका हर चीज़ पढ़ो, तो क्या आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है मालूम रहेगा। हमने अब सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ा, हमने पढ़ा सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसमें गुड्स है सर्विसेज है जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने सेकंड पढ़ा फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के हमने पढ़े, कंसिडरेशन में हमने देखा हमें एक टर्म मिला रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट के बारे में पढ़ेंगे हम। इस तरह रेसिपिएंट के अंदर जो मिलेगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जहां हमें लास्ट कुछ नहीं मिलेगा वहां हम उसको क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है, आज अब पढ़ेंगे हम रेसिपिएंट के बारे में। किसको बोलेंगे रेसिपिएंट। मैंने आपको आप में से क्लास खरीद रहे हो, मैंने क्लास दे दिया आपको, बट आपने पैसे किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, पता नहीं किसको दिया। ठीक है, मुझे पता नहीं किसको दिया, तो यहाँ रेसिपिएंट कौन है। आपने कहा सर मैं तो कंसिडरेशन दिया हूँ, मैं तो पैसे दिया हूँ, कंसिडरेशन में आएगा। मैंने कहा मेरे को तो मिला ही नहीं, तो मैं कैसे सप्लाई मानूँ इसको। आपने दिया बट मुझे मिला ही नहीं, तो मैं सप्लाई कैसे मानूँ। ठीक है, आपने तो दिया बट मुझे मिला नहीं, तो मैं सप्लाई नहीं मानूंगा। आप बोलोगे मैं दिया हूँ मेरे लिए सप्लाई है, बट सप्लाई तो हमेशा जो सप्लाई कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा सप्लाई है ही नहीं कि मुझे कंसिडरेशन मिला ही नहीं, तो ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर रेसिपिएंट किसको बोलेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। रेसिपिएंट 3 केस में होता है। फर्स्ट केस में क्या होता है, अगर जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ वही पैसे ले रहा है, मतलब अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं गुड्स सर्विसेज बोथ और मैं ही पैसे ले रहा हूं, तो आई एम रेसिपिएंट। फर्स्ट क्या है, सप्लायर इज एक्सेप्टिंग consideration, he or she is रेसिपिएंट। ये होगा सिंपल सा फर्स्ट कंडीशन, मैंने आपको क्लास दिया, आपने मुझे पैसे दिया, मैं रेसिपिएंट हो गया। ठीक है, सेकंड, अगर आप मान लीजिए मैं जो क्लास दे रहा हूं, ठीक है, मैं क्लास दे रहा हूं, ठीक है, अब आपको पता नहीं बट पैसे मैं नहीं ले रहा हूं, तो क्या होगा, जिसने सर्विस दी है, मान लीजिए जिसने सर्विस जो भी रेसिपिएंट होगा, कंसिडरेशन क्या होता है, रेसिपिएंट देता है। ठीक है, जिसने भी, फॉर एग्जांपल यहाँ क्या होगा, सॉरी मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, एग्जांपल अपन चेंज कर देते हैं। आपने सर्विस ली, आपने मुझे कंसिडरेशन दिया, ठीक है, इन दिस केस यू आर द रेसिपिएंट। अब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए सेकंड कंडीशन क्या है कि आपने सर्विस ली, मैंने आपको क्लास दी, बट आपने अब बोलेगा सर आप तो है नहीं, हम कंसिडरेशन किसको देंगे, कैसे देंगे, और मैं बोलूंगा मैं किससे लूंगा कंसिडरेशन, मुझे कंसिडरेशन चाहिए रेसिपिएंट से। हमेशा क्या होता है, देखिए सप्लाई देखा जाता है जो सर्विस दे रहे हैं उनके पॉइंट से, या जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उनके पॉइंट से। यहाँ सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, मेरे लिए रेसिपिएंट कौन होगा। अब आप एक चीज देखो, आपने सर्विस ली, ठीक है, अगर परचेज किसी और ने की, मान लीजिए आपका भाई, आप 2 भाई है राम और श्याम, राम ने मेरे से परचेज किया बट सर्विसेज आपको दे दिया। अब मुझे राम से पैसे, मैं यहाँ पे रेसिपिएंट कौन होगा, राम बोल रहा है मैं पैसे दूंगा नहीं आपको, ठीक है, तो कौन होगा, श्याम के पास सर्विसेज है तो श्याम हो जाएगा रेसिपिएंट। ठीक है, he or she receiving service will be recipient। ये हो गया सर्विसेज में। देखो एक सिंपल एग्जांपल था, मैंने आपको क्लास दी, आपने मुझे पैसे दिए, आप रेसिपिएंट हैं, ठीक है, क्लियर, काम खत्म। सिंपल केस। प्रॉब्लमेटिक केस कौन सा होता है, प्रॉब्लमेटिक केस होगा भैया यहाँ पे मैंने आपको सर्विस दी, क्लास दिया, बट पेमेंट नहीं है, आप मैंने जिनको दिया वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है, जो सर्विस ले रहे हैं वो रेसिपिएंट हो जाएंगे। सेम चीज गुड्स में, मैंने गुड्स बेचा बट सामने वाला अवेलेबल नहीं है, तो जिसके पोजीशन में गुड्स है ही विल बी द रेसिपिएंट। ठीक है,
ठीक है, 3 केस है, सिंपल सा केस, मैंने क्लास दी आपको, आपने ली, आपने पैसे दिए, मैं ले लिया, काम खत्म, आप रेसिपिएंट हो गए, आपने मुझे पैसे दिए, मैं ले लिया, कंसिडरेशन हो गया, क्लियर। सेकंड केस, मैंने क्लास किसी और को बेची बट है किसी और के पास, बट जिसको मैंने बेचा वो अननोन है, आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज, तब क्या बोलेंगे, जिसके पास जिसने सर्विस लिया ही विल बी रेसिपिएंट। सेम थिंग इन द केस ऑफ गुड्स, मैंने उसको गुड्स बेचा, वो अवेलेबल है नहीं बट गुड्स आपके पोजीशन में है, तो यू विल बी रेसिपिएंट, आपसे में वो कंसिडरेशन आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये रेसिपिएंट का डेफिनेशन हो गया, हमने कंसिडरेशन पढ़ लिया, उसमें मैं रेसिपिएंट दिखा, मैं रेसिपिएंट का डेफिनेशन पढ़ लिया, क्लियर। अब आते हैं हमारे थर्ड, यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ देखते हैं क्या है थर्ड हमारा था कंडीशन, बाय अ पर्सन, सप्लाई शुड बी बाय अ पर्सन। नाउ पर्सन किसको बोलते हैं आगे देखते हैं। पर्सन, दोस्तों मैं इस चीज की डिटेल में नहीं जाऊंगा ज्यादा, आपको पता होगा, आपने अभी तक सीए के कोर्स में अपने पर्सन को कितनी बार डेफिनेशन पढ़ा होगा, एनी इंडिविजुअल, HUF, एनी पार्टनरशिप फर्म, एनीथिंग लीगल, एनी लीगल एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड, एनी लीगल एंटिटी विल बी कॉल्ड एज अ पर्सन, ठीक है। इट कैन इंक्लूड फॉर एग्जांपल एज आई टोल्ड यू, individual person, HUF, partnership firm, company, limited liability partnership, limited company, association of person, body of individuals, anything आप ले लो, सब person में cover हो जाते हैं। Anything is legally recognized as a person, legally recognized entity, any entity which is legally recognized will be called a person, right। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आई नो आपने सीए के हर कोर्सेज में इसको डिटेल में पढ़ा होगा, व्हाट इज कॉल्ड अ पर्सन, ठीक है। थर्ड कंडीशन हो गया हमारा। फोर्थ कंडीशन क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, उसमें हमारा डेफिनेशन क्या आएगा, सर बिजनेस किसको बोलेंगे, क्या कंडीशन है बिजनेस के। दोस्तों बहुत बड़ा कंडीशन है ये, मतलब बहुत बड़ा सर्कल है ये बिजनेस का। बिजनेस स्टार्ट कहाँ से बोलेंगे, स्टार्ट हो गया, खत्म कहाँ बोलेंगे, खत्म हो गया। द मोमेंट आप सोचते हो किसी बिजनेस के बारे में, वो वहां से स्टार्ट हो जाता है। द मोमेंट आप बिजनेस बंद करते हो, वहां खत्म होता है, ठीक है। मुझे आज रात में सपना आया कि मुझे कल ये बिजनेस स्टार्ट करना है, जो भी एक्टिविटी मैं उस सपने को पूरा करने के लिए स्टार्ट करूंगा, वहां से लेकर जब तक बिजनेस बंद ना हो जाए, वहां तक एवरी एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। दोस्तों बिजनेस कैन बी एनीथिंग, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, एनीथिंग, कुछ भी ले लो आप, कोई भी सप्लाई, कुछ भी, आप वेदर प्रॉफिट के लिए हो या नहीं हो। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, बिजनेस का मतलब है कि एनी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स दिस सप्लाई, ऑल दिस थिंग्स, मतलब एक बहुत बड़ा चीज है। आप हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, बट दैट कैन हैव अ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बहुत सारे एनजीओज हैं जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते हैं, बट दे डू सम एक्टिविटी दैट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस। बिजनेस का बेसिक रूल क्या है दोस्तों, मतलब इट शुड इंक्लूड एन एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी इंक्लूड करो, आप कोई भी सप्लाई करो, ट्रांजैक्शन करो, कुछ भी करो, आप खुद से सोचो मैं कुछ भी कर रहा हूं, क्या ये बिजनेस है। मैं आपको क्लास बता रहा हूं, ठीक है, अगर मैं क्लास बना के बेचता हूं आपको, विल दैट बी अ बिजनेस? यस। आज मैं नहीं बेच रहा हूं, आपको यूट्यूब में फ्री दे रहा हूं, इज इट अ बिजनेस? यस, दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अ कंडीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। क्या नहीं है, आप खुद से पूछो, कोई भी एक्टिविटी है पर्सनल चीज के लिए कर रहे हैं, वो इंक्लूड नहीं होगी। मैंने कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए, नहीं होगा बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, एक अगर आपको लेमेन्स लैंग्वेज में समझना है, रिकरिंग एक्टिविटी। आप कोई चीज रिकरिंग तरीके से कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस। मैं कार खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, बिजनेस। मैंने कार खरीद ली, एक बार लेके बैठा हूं, 5 साल तक वही चला रहा हूं, नॉट अ बिजनेस। मैं ज्वेलरी खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो मेरा बिजनेस कुछ और है। बट मैं बार बार ज्वेलरी खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, एंड आई एम नॉट यूजिंग दैट ज्वेलरी फॉर पर्सनल पर्पस, बिजनेस। क्लियर?
मतलब बिजनेस का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, फ्रॉम थॉट ऑफ डूइंग ए बिजनेस टिल business is closed, all activities falling between these will be considered as business। और उसके बाद बेसिक जो थॉट है बिजनेस के पीछे, रिकरिंग। अब बोल सकते हो सर मैं गोल्ड खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, बट मैं पर्सनल यूज के लिए खरीदा फिर उसको बेच दिया। आपने यूज किया पर्सनल यूज में उसको नहीं, मतलब मैं कहीं शादी में गया तो क्या पहन के गया? हाँ पहन के गया, 3-4 बार पहन लिया फिर बेच दिया, नॉट अ बिजनेस। वो पर्सनल यूज में नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं शादी में पहन के गया उस गोल्ड का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि लोग खरीद लें, बिजनेस, ठीक है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सोचनी है कि ये उसके मतलब कोई एक्टिविटी जो है जो उसके बिजनेस को प्रमोट कर रही है, पार्ट ऑफ बिजनेस, बट प्रमोट नहीं कर रही है, नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। क्लियर? ये बिजनेस का डेफिनेशन हो गया हमारा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, हमने 4 कंडीशंस देखे थे, चारों कंडीशन हो गए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेकेंड कंडीशन फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ लिया हमने। थर्ड बाय अ पर्सन, पर्सन का डेफिनेशन समझ लिया हमने। फोर्थ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का डेफिनेशन समझ लिया हमने, ठीक है। नाउ फर्स्ट एक्सेप्शन, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज satisfies there should be a consideration may not be in the course of business। क्यों लेके आया गया है ये दोस्तों? अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो, ऐसी सर्विस जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से मंगाते हो, कॉस्टली तो होगी। आपने देखो एक सिंपल सा चीज बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छा घर बनाया, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत पैसे हैं आपके पास, बहुत जगह बनाया, आपने आर्किटेक्ट को बुलाया आउट ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती है आप इतना खर्चा कर रहे हो तो हम टैक्स क्यों छोड़ें? अगर आप कुछ चीजें बाहर से सर्विस मंगवा रहे हो तो वो अच्छी खासी कॉस्टली होगी, तो हम उस पर टैक्स क्यों छोड़ें? तो अगर वो आपके बिजनेस में नहीं भी है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। अगर आप कोई सर्विस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, अगर वो आपके बिजनेस में नहीं है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसिडरेशन नहीं है स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज बट बिजनेस में होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज में। दोस्तों समझिएगा इसको, हमने 4 कंडीशंस पढ़ लिए, 2 एक्सेप्शन से हमारे पास, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज और स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज। कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड बट कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज का बेसिक कंडीशन क्या है? एक्टिविटीज शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमने इसमें पढ़ा था कि जब ये कंडीशन है, एक्ट क्या बोलता है, कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, बट व्हाट अबाउट 2 कंडीशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बाय अ पर्सन, वो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज स्पेसिफिकली 4 एक्टिविटीज लिख के देता है, ठीक है, कि ये 4 एक्टिविटीज है, आप इनको सप्लाई मानोगे, इसमें कंसिडरेशन हो या ये कंसिडरेशन हो या ना हो। दोस्तों एक चीज़ बोलता हूँ, मैं ऐसे एक्टिविटीज़ कभी याद नहीं करता हूँ क्योंकि वो कभी याद नहीं रहते हैं। भले आप एग्ज़ाम के लिए याद कर लोगे बट एग्ज़ाम के बाद भूल जाओगे। मैं उनको कुछ नाम दे देता हूँ कि मुझे याद रहे। जैसे मैं स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज़ को बोलता हूँ रीटा। अब क्या, अगर मुझे रीटा याद रहता है ना तो मुझे चारों एक्टिविटीज़ याद रहती है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या आता है। जब मैं आर बोलता हूँ,
रीटा बोलता हूं तो आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, अब सर ये क्या आ गया? गुड्स और सर्विस का तो पता है हमें डेफिनेशन, ये रिलेटेड पार्टी क्या आ गया, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या आ गया? दोस्तों ये जो आर यहाँ पे है, दिस आर रेफर्स टू रिलेटेड पार्टी। ठीक है सर, रिलेटेड पार्टी किसको बोलेंगे? एक चीज देखो, आप मेरे बहुत अच्छे या तो आप मेरे किसी कजिन के भाई या कजिन हो, रिलेटेड हो, मैंने आपको कहा यार मेरा छोटा भाई है मान लो, मैंने आपको कहा कि एक काम करो आप फ्री में ले लो ये क्लास, मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो कंसिडरेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन सर हम दोनों तो रिलेटेड पार्टी में कवर हो जा रहे हैं, आप कंसिडरेशन नहीं भी लोगे तो भी हम सप्लाई बोलेंगे इसको। बोला अरे यार ये कहाँ फंस गए। ठीक है ना सर, किसको किसको लेंगे रिलेटेड पार्टी में? ऐसे रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं एक सिंपल सा बताऊंगा आपको टेक्निक कैसे याद करना है रिलेटेड पार्टी को। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ए और बी दो जने हैं और हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या कंडीशंस हैं इनको रिलेटेड पार्टी बोलने का। ठीक है, देखिए अगर ए कंट्रोल कर रहा है बी को, ए कंट्रोल कर रहा है बी को, कैसे कंट्रोल करेगा ए बी को? अगर ए और बी एक कंपनी है, या फिर ए और बी, मान लो ए और बी है, ए बी की कंपनी में डायरेक्टर है। ठीक है, तो बी कुछ भी करेगा उसमें ए इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो मतलब ए कंट्रोल्स बी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो रिलेटेड पार्टी। और बी कंट्रोल्स ए आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको बोलेंगे रिलेटेड पार्टी। या फिर ए और बी फैमिली मेंबर्स है। सर फैमिली किसको बोलते हैं? मैं फैमिली का डेफिनेशन लास्ट में बताऊंगा आपको डिटेल में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ईजी है। कौन कौन कवर होगा फैमिली में मैं आपको बताऊंगा। ए और बी मेंबर्स ऑफ वन फैमिली है तो उसको बोलेंगे ए और बी रिलेटेड है। ठीक है, या फिर एक और आदमी है सी, ए और बी दोनों इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कैसे बोल सकते हैं अपन कि ए के पास सी का मोर देन 25% स्टेक है और बी का भी सी के पास मोर देन 25% स्टेक है, तो ए और बी दोनों सी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सी कुछ भी करेगा उसमें ए और बी का होना, मतलब ए और बी की कंफर्मेशन कंपलसरी है, तो वो बोलेंगे ए और बी रिलेटेड पार्टी है। अगर सी इज कंट्रोलिंग ए, सी इज कंट्रोलिंग बी एज वेल, तो बी रिलेटेड पार्टी है। राइट, तो ऐसे समझो, आपको एक कंट्रोल का डेफिनेशन समझना होगा। ठीक है, एक बंदा दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, या दूसरा कंट्रोल कर रहा है इसको, या एक तीसरा बंदा है जिसको ये दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, या ये तीसरा बंदा इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है। In these cases we will call A and B are related parties. ठीक है, नेक्स्ट केस रिलेटेड पार्टी समझ लिए हम लोग। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है? अब पहले हम उसमें जाऊं, मैं एक बार रिपीट कर दूं आपको। वन पर्सन कंट्रोल द अदर, बोथ टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, बोथ आर फैमिली मेंबर, वन पर्सन कंट्रोल द टू डिफरेंट पर्सन, दे विल बी कॉल्ड एज रिलेटेड पार्टी, or they both are in a partnership firm, family member, these conditions are there, ये conditions match होगा, you will call them a related party। ठीक है, now distinct person, हम इसका डेफिनेशन देखेंगे फिर से डिटेल में, जहाँ पे हम नोट्स लिखाएंगे वहाँ फिर से देखेंगे एक बार। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स किसको बोलते हैं? नाउ जीएसटी आने के बाद क्या हो गया?
मान लीजिए मैं हूँ, मैं मेरी एक क्लास या मेरी सीए फर्म, एक सीए फर्म मेरी खोल चुका हूँ मैं दिल्ली में, ठीक है, एक सीए फर्म मैं मेरी खोल रहा हूँ मुंबई में। तो मुझे दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, मुंबई का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, जीएसटी का अलग अलग, ठीक है। तो क्या होगा कि दिल्ली एंड मुंबई विल बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सेपरेट रजिस्ट्रेशंस। अगर आपके पास सेपरेट रजिस्ट्रेशंस है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाओगे। ऑफ अ सेम एंटिटी, दो यूनिट है, दो अलग अलग स्टेट में या सेम स्टेट में बट विथ डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस, दे विल बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। अब इसमें एक डाउट आता है, सर मान लो मैं तो दिल्ली में हूँ, सीए फर्म मेरा रजिस्टर्ड है, सब है, बट मुंबई गया तो मुंबई में सीए फर्म को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, दे हैव, तो एक बार रिज्यूम कर लो, तो कैसे होगा? तो इन सच केसेस वो दोनों यूनिट कहे जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस। ठीक है, एक केस पढ़ा हमने, दिल्ली में एक ऑफिस है, हमने लिया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, बॉम्बे में एक ऑफिस है, हमने लिया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, बोथ विल बी कॉल्ड एज सेम रजिस्ट्रेशन, सेम एंटिटी का डिस्टिंक्ट पर्सन। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लिया, बॉम्बे में जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की, हमने नहीं लिया, तो विल बी कॉल्ड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, मैंने क्या किया, दिल्ली में एक जगह अपनी ऑफिस खोली और एक जगह और खोल ली दिल्ली में ही, ठीक है। दिल्ली में दो जगह खोली और दोनों जगह में, एक ही स्टेट में दो जगह आप एक ही रजिस्ट्रेशन में चला सकते हो, दोनों का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब सेपरेट रजिस्ट्रेशंस नहीं है देन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेपरेट रजिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अगर ये नहीं है, दोस टू एंटिटीज इवन दो सेम स्टेट में है, अलग अलग यूनिट है, बट विल नॉट बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूँ, मतलब अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी में मेरी कानपुर में, यूपी में या तो मान लो आप मेरी महाराष्ट्र में बॉम्बे में मेरी फैक्ट्री है और पुणे में मेरा शोरूम है, ठीक है। मैं और बॉम्बे पुणे में दो अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट है, बट एक ही जीएसटी नंबर है, एक ही रजिस्ट्रेशन है। पॉसिबल है जीएसटी में एक ही स्टेट में हो, आप सेम रजिस्ट्रेशन नंबर में कर सकते हो, ठीक है। मैं बॉम्बे मेरी फैक्ट्री है, पुणे भेज शोरूम है, बॉम्बे से पुणे भेज दिया सेल के लिए, विल दैट बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन? नो, दैट विल नॉट बी कॉल्ड ए डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। सो अगर मैंने बॉम्बे से पुणे भेजा, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा, मैंने कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है तो वो सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, महाराष्ट्र में फैक्ट्री है मेरी, बॉम्बे में और दिल्ली में शोरूम है, मैंने भेजा और वहाँ अलग जीएसटी नंबर है, यहाँ अलग जीएसटी नंबर है, दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई, डिस्टिंक्ट पर्सन। या फिर बॉम्बे में मेरे पास एक जीएसटी नंबर है और मेरे पास पुणे में अलग रजिस्ट्रेशन, अलग जीएसटी नंबर है, मैं बॉम्बे से पुणे भेज रहा हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आप कंसिडरेशन नहीं भी चार्ज करते हो तो भी आपको पे करना होगा, तो भी सप्लाई उसको बोलेंगे, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन, सप्लाई ऑफ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन का, जो आज से आता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में। any gift given by employer to employee for less than 50,000 will not be covered here। वो अपन बाद में पढ़ेंगे, आप लिख लो, यहाँ पे खाली एक्सेप्शन है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विल बी कॉल्ड एज अ रिलेटेड पर्सन। अगर इनके बीच अगर लेस देन 50,000 का गिफ्ट दिया जाता है तो दैट विल नॉट बी कवर्ड हेयर, ठीक है, राइट। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लास्ट में कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैसे पढ़ना है हमें, राइट। नाउ देखिए, आपने आर पढ़ लिया, हमने, हमारा था क्या, रीटा को याद कर रहे थे हम। दोस्तों 4 कंडीशन याद करना मुश्किल है, रीटा को याद करना इजी है, ठीक है। आर पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आई। आई क्या बोलता है? आई बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज
बाय अ पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पार्टी और सेम पर्सन का इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर कोई भी आदमी कोई रिलेटेड पार्टी से कोई भी चीज इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी सर्विसेज, याद रखना ये सर्विसेज के लिए है, नॉट फॉर गुड्स। मैंने बार बार कहा, जब आप एक्ट पढ़ते हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिखा है वो पढ़ना ही है, जो नहीं लिखा है वो भी पढ़ना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी। हम रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, या तो रिलेटेड पार्टी से मंगा ले या फिर अपना कोई खुद का इस्टेब्लिशमेंट इंडिया से बाहर भी है, ठीक है, उससे मंगा ले। अपना मेरी कंपनी इंडिया में है, उसका एक ब्रांच अमेरिका में भी है। ठीक है, मैंने अमेरिका से ब्रांच से कुछ मंगाया बट मैं कुछ पेमेंट नहीं कर रहा हूं उसको, दैट विल बी कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, कंसिडरेशन हो या ना हो, कोई सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर से, कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, क्यों, अगर वो रिलेटेड पार्टी से है तो। आपको कुछ याद है, हमने पहले भी पढ़ा था ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर अगर हमने कंसिडरेशन दिया है कुछ बट बिजनेस में नहीं है तो भी सप्लाई मानेंगे। पढ़ते हैं थोड़ा ठीक से इसको, देखिए यहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन। मान लो विथ कंसिडरेशन है और कोर्स ऑफ बिजनेस है, कंसिडरेशन भी है, कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, सप्लाई। कंसिडरेशन है, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, सप्लाई। हमने पढ़ा था एक्सेप्शन, कंसिडरेशन है बट बिजनेस में नहीं है तो भी सप्लाई बोलेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडरेशन नहीं है, देयर इज नो कंसिडरेशन बट कोर्स ऑफ बिजनेस में है, ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटेड पार्टी और फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट। कंसिडरेशन नहीं है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में है, और इंपोर्ट हमने किससे किया है, कोई हमारा रिलेटेड पार्टी है, फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट है। नो कंसिडरेशन, सॉरी, नो कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इंपोर्टेड फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, सप्लाई। हमने भी जस्ट पढ़ा था कंडीशंस, जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन नहीं है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में है, इंपोर्टेड फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट, ओन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो सप्लाई बोलेंगे। अब कंसिडरेशन नहीं है, कोर्स ऑफ बिजनेस में है बट नो रिलेटेड पार्टी,
तो नो सप्लाई। कंसिडरेशन नहीं है और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये देखो आप, सेम कंडीशन आ गया, कंसिडरेशन नहीं है और कोर्स ऑफ बिजनेस में भी नहीं है, नो सप्लाई। क्लियर? ये हमने पढ़ लिया पूरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का ओवरव्यू। कितना पढ़ा हमने? कंसिडरेशन है, कोर्स ऑफ बिजनेस में है, सप्लाई। कंसिडरेशन है, कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो भी सप्लाई। कंसिडरेशन नहीं है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में है, शुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी और माई अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, सप्लाई। कंसिडरेशन नहीं है, कोर्स ऑफ बिजनेस में भी नहीं है, नॉट अ सप्लाई। कंसिडरेशन नहीं है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में है, इंपोर्टेड नॉट फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी, नो सप्लाई। ठीक है? क्लियर? राइट? नाउ हमने आर पढ़ लिया, रिटा में आर पढ़ लिया, आई पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे टी क्या होता है। टी है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ कंडीशन ए बिजनेस एसेट, कंडीशन बी आरटीसी should be availed in such assets। तो थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि कोई भी बिजनेस एसेट है उसको हम या तो परमानेंट कहीं भेज दे रहे हैं या परमानेंट डिस्पोज कर दे रहे हैं, ठीक है? या फिर कंडीशन देखो, एक चीज समझो आप, क्या है, मैं परमानेंटली किसी एसेट को ट्रांसफर कर दे रहा हूं, ठीक है, और वो एसेट मेरे बिजनेस में यूज होता था और मैंने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। अगर ऐसे कंडीशंस हैं, मैंने एसेट दिया, अगर मैं कंसिडरेशन नहीं भी लूंगा उसमें तो भी दैट विल बी कॉल्ड अ सप्लाई। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल क्या होगा? मान लो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ाने में ये पेंसिल, मान लो पेंसिल यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं देखा यार पेंसिल डिप्रिशिएट तो हुआ नहीं पूरा, लेकिन जब मैंने पेंसिल खरीदा था मैंने इस पेंसिल का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया था। मैंने खरीदा, मैंने बिल लिया, मुझे टैक्स मिला, वो टैक्स का मैंने क्रेडिट ले लिया। और जब मैंने आपको क्लास बेची, आपने मुझे फीस दी, मैंने फीस में आपसे जीएसटी भी ली, उस जीएसटी को मैंने इस पेंसिल में जो जीएसटी क्रेडिट किया उसे सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, मैंने क्रेडिट ले लिया। अब बोला यार पेंसिल खराब हो गई पूरी, मेरे को अपडेट करना होगा, मेरे को फेंक के चेंज करना है पेंसिल। तो जब मैं इस पेंसिल को परमानेंटली डिस्पोज करूंगा तो इस पेंसिल पे अगर मैं मान लो मैंने ऐसे ही फेंक दिया, मैंने कोई पैसे किसी से नहीं लिए, तो भी दैट विल बी कॉल्ड ए सप्लाई। ठीक है, अगर सिचुएशन चेंज करते हैं, मैंने क्लास का बिजनेस का सोचने से पहले ये पेंसिल लिया था, उससे पहले मेरे पास जीएसटी नंबर कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसने मुझे टैक्स लगाया, मैंने कभी क्रेडिट लिया नहीं उसका। ठीक है, और मैंने जब आपको क्लास बेचने शुरू की, आपने मुझे फीस दी, मैंने उसमें जीएसटी लगाई, गवर्नमेंट को पे कर दिया, मैंने कभी इसका क्रेडिट क्लेम ही नहीं किया, तो दैट केस विल नॉट बी कवर्ड हियर। अगर उस केस में मैंने पेंसिल को ऐसे ही फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया परमानेंटली, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई। ठीक है, क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, business assets should be used in your business, ITC input tax credit should be availed in such assets। ठीक है, टी हो गया। आर में हमने क्या पढ़ा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। आई में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। थर्ड में क्या पढ़ा हमने? टी में ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड। फोर्थ क्या है? ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओनली, no supply of services not applicable in the case of supply of services। देखो दोस्तों, एक्ट क्या बोलेगा? एक्ट बोलेगा सप्लाई ऑफ गुड्स सो एंड सो। एक्ट कभी नहीं बोलेगा आपको कि नॉट एप्लीकेबल इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। या आपको समझना होगा कि एक्ट सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स बोल रहा है, दैट मीन्स सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगी इसमें। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन में क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स सप्लाई कर रहा है एंड एजेंट एग्रीज टू टेक दोज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ और सप्लाई दोज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर एजेंट एग्रीज टू रिसीव और एजेंट एग्रीज टू रिसीव गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ एक बात समझो, एक्ट में थोड़े बड़े बड़े लाइंस लिखे हुए होंगे, उसको हमको पहले समझना है कि है क्या, फिर मैं आपको एक्ट बताऊंगा एक्ट में क्या है। एजेंट प्रिंसिपल क्या होता है? मैं मान लो एक काम करो, मान लो मैं क्लास बना रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको हायर कर लिया कि आप मुझे मेरी क्लास सेल करने में हेल्प करो। आप क्या कर रहे हो? आप बोले सर एक काम करो, आप मुझे अपनी 10 क्लास दे दो, मैं आपकी 10 क्लास जैसे जैसे कस्टमर आएंगे मैं उनको बेचता जाऊंगा, ठीक है। आप मेरे नाम पे बिलिंग कर दो, मैं जैसे जैसे आएंगे मैं मेरे नाम से उनको बिलिंग कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दो मैं उनको दूंगा, ठीक है, मतलब मैं आपको दूंगा और आप एक थर्ड पार्टी को दोगे। आप एक तरह मेरे एजेंट की तरह काम कर रहे हो, जहां पे आपने एग्री किया है कि आप मेरे से क्लास लेके आगे वाले को सप्लाई करोगे। मैंने बिलिंग आपके नाम पे कर दी, उसके बाद आप आगे वाले को बिलिंग कर रहे हो। आप एजेंट हो, ठीक है, मैं प्रिंसिपल हूं। अगर थोड़ा सा इसको ट्विक करते हैं, ट्विक कैसे करते हैं देखो, आपने क्या किया, आपने बोला सर मैं कस्टमर लेके आऊंगा आपके लिए, आप डायरेक्ट उनको बिलिंग कर दो, सिर्फ मेरे को कमीशन दे देना। ये क्या हो गया? ये एजेंट में नहीं आता है, ठीक है। तो आप एजेंट नहीं हो, आप सिर्फ कमीशन ले रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो मेरे को। मैं आपको कभी, अगर मैं गुड्स दे रहा हूं, अगर मैं एजेंट, मान लो आपको मैंने सेल किया, अगर एक क्या होता है कि मैंने आपको सेल करा एजेंट के नाम पे, मैंने आपको बिलिंग की बट मैंने कुछ पेमेंट नहीं लगाया, मैंने कहा मैं मेरे एजेंट को ऐसे ही दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कंसिडरेशन, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप सप्लाई, ठीक है। अगर आप मान लो ये चीज है, आप अदर साइड में हो, आप मेरे से कनेक्टेड नहीं हो, आप जो क्लास खरीद रहे हैं उनसे कनेक्टेड हो, ठीक है, या फिर थोड़ा चेंज करते हैं और ट्वीक करते हैं इसको। ऐसा है कि मुझे कुछ प्रोक्योर करना है, ठीक है, मुझे कुछ भी परचेज करना है क्लास के लिए, एनीथिंग, तो मैं आपके पास गया, मैं बोला मुझे ये चीज परचेज करनी है। आपने कहा ठीक है सर, मैं ये चीज मार्केट से प्रोक्योर कर लूंगा पहले अपने नाम पे, फिर आपको बिलिंग कर दूंगा पूरा। मैंने कहा ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। और क्या होता है, एक और क्या होगा, मैं मार्केट से प्रोक्योर नहीं करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, उनको बोलूंगा डायरेक्ट आपको भेज दे और मैं कमीशन ले लूंगा। तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ आप दोनों को मिलवा दूंगा और मैं बीच में कमीशन ले लूंगा। वो चले गया ऑल टुगेदर ए डिफरेंट एक्टिविटी। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप में नहीं आएगा वो, ठीक है। एजेंट प्रिंसिपल में क्या है, एजेंट सप्लाई, एजेंट बोलता है, अगर फर्स्ट केस देखिए अपन कि मैं क्लास दे रहा हूं आपको, आप स्टूडेंट को दे रहे हो क्लास, आप एग्री कर रहे हो कि आप मेरे से क्लास लेके स्टूडेंट्स को क्लास दोगे, ठीक है। या फिर मैं कुछ प्रोक्योर कर रहा हूं, आप एग्री कर रहे हो कि आप प्रोक्योर करके मुझे दोगे, ठीक है। अगर ये दो केस है तो उसको बोलते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। और ये सिर्फ गुड्स में एप्लीकेबल होता है, सर्विसेज में नहीं। एक्ट ये बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्ट ये नहीं बोलता है कि सर्विस में नहीं होगा, बट वो डीम्ड है कि सर्विस में नहीं होगा, ठीक है, राइट। ये उसको बोलते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। लेमेन्स लैंग्वेज में मार्केट में क्या चलता है प्रैक्टिकली वो समझना है आपको।
तो जब प्रिंसिपल एजेंट को बिलिंग करता है और एजेंट थर्ड पार्टी को बिलिंग करता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल डायरेक्ट थर्ड पार्टी को बिलिंग कर देता है, एजेंट कमीशन ले लेता है, नॉट अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर मैं कुछ प्रोक्योर कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी डायरेक्ट मेरे को बिलिंग कर देता है, नॉट ए एजेंट। बट थर्ड पार्टी पहले एजेंट को बिलिंग करता है, फिर एजेंट मुझे बिलिंग करता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर? ये अगर हो जाएगा तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल एजेंट। अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है तो सप्लाई में कंसिडरेशन नहीं है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो भी उसको बोलेंगे हम इट इज अ सप्लाई। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा आज के लिए, हम इतना ही पढ़ेंगे। जस्ट एक बार रिपीट कर लेंगे क्या क्या पढ़ा हमने फर्स्ट क्या स्टार्ट किया, यहाँ देखते हैं। हमने सप्लाई से स्टार्ट किया, हमने समझना शुरू किया कि सप्लाई क्या होता है, या उससे पहले हमने देखा कि सप्लाई का क्या बोलेंगे, सप्लाई क्यों है, क्या है, कैसे है। सप्लाई क्यों है, क्योंकि हर टैक्स एक्टिविटी को एक टैक्सेबल इवेंट चाहिए, टैक्सेबल इवेंट सप्लाई आ गया, कलेक्टिव अप्रोच लेके सप्लाई को लाया गया। ठीक है, सप्लाई क्या है, किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई बोलने के लिए 4 कंडीशंस है। क्या क्या है? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, सप्लाई शुड बी बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट एक्सेप्शन, कंसिडरेशन है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। सेकेंड एक्सेप्शन, कोर्स ऑफ बिजनेस में है, कंसिडरेशन नहीं है, स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज विल बी कॉल्ड एज सप्लाई। ठीक है, उसके बाद थोड़े सप्लाई एक्ट स्पेसिफिकली गिव यू दीज आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डोंट ब्रेक योर हेड, कंसिडर इट एज सप्लाई, आई कॉल इट पॉजिटिव लिस्ट। थर्ड, डोंट ब्रेक योर हेड, it is not a supply, act specifically give you schedule 3 activities, I call it negative list. Now we start reading from top. Supply of goods or services, definition of goods services we have already gone through in our last class. ठीक है, consideration we have gone through what is consideration. Consideration should be received by a recipient either in money or in any other form for the supply. ठीक है, और any monetary value for any forbearance of an act, कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, रेसिपिएंट से वो इज रिमूव्ड। कंसिडरेशन में एक्सेप्शन क्या है? फर्स्ट एक्सेप्शन कंसिडरेशन में है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड क्या है? डिपॉजिट। व्हेन यू आर एबल टू कोरिलेट डिपॉजिट और रिलेवेंट सप्लाई से, दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई कंसिडरेशन। इफ यू आर नॉट एबल टू, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन। दोस्तों, कंसिडरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसिडरेशन जो पेमेंट हुआ है किसी भी फॉर्म में, उसके अगेंस्ट सप्लाई दोनों मैचिंग होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसको कंसिडरेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है डेफिनेशन रेसिपिएंट का, विच यू ऑलरेडी डिस्कस। रेसिपिएंट क्या होगा? रेसिपिएंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैंने आपको बेचा है, आपने मुझे पेमेंट किया है, मैं रेसिपिएंट हूँ, क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, थर्ड क्या है? मैंने सर्विसेज दी, बट किसी और ने ली, किसी और के पास सर्विसेज गई, दे आर 2 डिफरेंट पर्सन एट द अदर एंड, सो हु विल बी कॉल्ड एज रेसिपिएंट? द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द सर्विस। थर्ड, आई सोल्ड द गुड्स, कोई और लिया गुड्स, बट गुड्स है किसी और के पोजीशन में, आई डोंट नो किसने लिया, दैट पार्ट इज अननोन, देन इन दैट केस जिसके पास पोजीशन गुड्स का, ही विल बी कॉल्ड एज रेसिपिएंट। राइट, देन वी कम टू पर्सन का डेफिनेशन, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन, स्ट्रेट अवे, नो हेडेक ऑन दैट। थर्ड कंडीशन, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस हमने पढ़ा हैज टू बी रिकरिंग, द मोमेंट यू थॉट ऑफ बिजनेस, द मोमेंट यू क्लोज द बिजनेस, एवरी एक्टिविटी अंडर दैट विल बी कवर्ड एज बिजनेस। बिजनेस का की रोल क्या है? रिकरिंग एक्टिविटी, इट कैन बी एनीथिंग, मे नॉट बी फॉर प्रॉफिट, बट इफ इट इज अ रिकरिंग एक्टिविटी यू विल कॉल इट बिजनेस। एनीथिंग इज बिजनेस इज अ वेरी वास्ट वर्ड, जब भी मिले खुद से पूछो कि क्या ये बिजनेस है, हाँ ये लगता है बिजनेस है, विल कॉल इट एज अ बिजनेस। ठीक है, बट द बेसिक चंक ऑफ बेसिक थॉट ऑफ बिजनेस इज अ रिकरिंग एक्टिविटी। ठीक है, नाउ उसके बाद वी केम टू शेड्यूल 1 एक्टिविटीज। हमने उसमें पढ़ा, हम 4 याद नहीं करने वाले, हम याद क्या करेंगे? हम सिर्फ रीटा को याद करेंगे। आर any supply of goods or services or both between related party or distinct person will be called as supply, even though there is no consideration but in the course of business. These 4 activities should be in the course of business, they may not be the consideration. Right? First are
any supply of or goods services both between related party or distinct person. Any supply of goods services or both between employer to employee where the gift value is less than 50,000 is exempted from this. मैं ये चीज डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में, एक बार आप सिर्फ समझ लो ये, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आई में क्या पढ़ा हमने? आई में पढ़ा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, विल बी कॉल्ड एज सप्लाई इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ हमने फिर डिटेल में पढ़ा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहाँ कहाँ पढ़ा हमने 2-3 जगह पढ़ा है, उन सबको कोरिलेट किया, कहाँ सप्लाई है कहाँ नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है, जस्ट सबको मिला के एक जगह लेके आए और समझ लिया, ठीक है। थर्ड था हमारा टी, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स इन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड इवन दो कंसिडरेशन नहीं है उसमें, कोर्स ऑफ बिजनेस में है, वी विल कॉल इट सप्लाई। एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप, नो कंसिडरेशन, बिजनेस में है, वी विल कॉल इट एज अ सप्लाई, ठीक है। नाउ इसके रिलेटेड हमारे पास जो भी एक्ट थे वो एक्ट हम गो थ्रू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज, स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज, और जो भी एक्ट का रेफरेंस है वो सारे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जब भी नया वीडियो पब्लिश हो आपको तुरंत मालूम चल जाएगा, ठीक है। थैंक्स एवरीवन।